हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे आप सबको खुश आमदीद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए जो किसी न किसी तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव होने की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना। वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह अकाउंटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, किसी न किसी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, या फिर वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरह अकाउंटिंग की फील्ड से इस तरह मुंसलिक हैं कि जैसे वो फ्रीलांसर हैं, वो किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल क्लाइंट को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई भी बेसिक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं अकाउंटिंग का और मूव करना चाह रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को जिस वक्त आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सबसे मेन चीज़ है वो है उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो है वो समझ लें कि बुनियाद है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो होता क्या है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से तरतीब दिया जाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए। अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन देखें तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है जी? चार्ट ऑफ अकाउंट एक तरह का एक चार्ट है, एक तरह की एक लिस्ट होती है उन तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटी की जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या है? आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, किसी स्टाफ की सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर आप के कारोबार से जो आमदन हो रही है यकीनी तौर पर उसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो जो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपका इनडायरेक्टली जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट ही है। जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है वो आपके कारोबार की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी कारोबार का फाइनेंशियल इनसाइट होती है, यानी कि फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको दिखाने का जो है वो एक बेसिस होती है। चार्ट ऑफ अकाउंट को अगर हम उसकी शक्ल देखें तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो एक टेबल की शक्ल की तरह का होता है। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप सामने आ रहा होगा एक सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट, उसमें हम देख सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट में एक तरफ हमें अकाउंट नंबर्स नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उस अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है, देन उसका नेचर ऑफ अकाउंट है और उसके फिर कैटेगरीज हैं आगे जाके। अब चार्ट ऑफ अकाउंट जो है उसमें अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट डिस्क्रिप्शन क्या है, नेचर क्या है, कैटेगरी क्या है। अकाउंट नंबर क्या है जी? अकाउंट नंबर ये है कि कोई भी टेबल के अंदर जिस वक्त आप अकाउंट हेड क्रिएट करेंगे तो उसको जाहिर सी बात है कि आपने यूनिक आईडी देनी है, यूनिक नंबर देना है कि ये इस अकाउंट का नंबर ये है। जिस तरह बैंक अकाउंट नंबर होता है बिल्कुल इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर होगा। अकाउंट डिस्क्रिप्शन क्या है? यानी कि वो अकाउंट का नाम क्या है, जो आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जो लिखने जा रहे हैं उसका अकाउंट का नाम क्या है। और अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ अकाउंट, तो नेचर ऑफ अकाउंट जनाब क्या चीज है? नेचर ऑफ अकाउंट वो है कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ये जाके किस ग्रुप के अंदर जाके फॉल करेगा। किस ग्रुप के अंदर जाके फॉल करेगा कि आपने जो ग्रुपिंग की है चार्ट ऑफ अकाउंट की वो किस ग्रुप का मेंबर है, ये वाला जो अकाउंट हेड आप क्रिएट कर रहे हैं। और कैटेगरी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है जो उसका नेचर ऑफ अकाउंट अगर आपने बता दिया तो ऑटोमेटिकली वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा। नॉर्मली जो अकाउंटिंग का नॉलेज रखने वाले अफराद हैं उन्हें पता होगा कि दो मेन कैटेगरीज होती हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, एक आपकी बैलेंस शीट की और दूसरा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो इस तरह जो हमारे पास 5 जो कैटेगरीज बनती हैं सामने वो हमारे पास बनती हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो ये 5 जो कैटेगरीज हैं ये मिलके बनाती हैं हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाएं तो इन कैटेगरीज को जरा थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि कैटेगरीज ये किस तरह हैं कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस, इनकम क्या है ये। तो अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट हमारी 2 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड होती है। एक हमारी एसेट साइड होती है और दूसरी जो है वो हमारी लायबिलिटी और इक्विटी साइड होती है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के जो 3 मेन जो ग्रुप होंगे वो होंगे एसेट, लायबिलिटी और ओनर्स यानी कि स्टेक होल्डर्स, इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने जो बिजनेस के अंदर पैसा डाला है, निकाला है, जो कुछ होगा वो ओनर्स इक्विटी का पार्ट होगा। अगर हम दूसरी तरफ इनकम स्टेटमेंट्स की तरफ जाएं तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास देखें कौन कौन से ग्रुप हेड्स बन सकते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर रेवेन्यूज, अदर एक्सपेंसेस। अब ये देखिए 4 डिफरेंट कैटेगरीज है। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज क्या है? वो तमाम तरह की इनकम, वो तमाम तरह के रेवेन्यूज जो आपको डायरेक्टली कारोबार से हासिल हो रहे हैं यानी कि बिजनेस से आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो है दुकानदार वो अपनी दुकान पे बैठ के जो चीजें बेच रहा है वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम है यानी कि ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं। इसी तरह जो उसके दुकान से रिलेटेड जो उसके एक्सपेंसेस हैं, दुकान का बिजली का बिल वो पे कर रहा है, दुकान पे अगर उसका कोई मुलाजिम है तो उसकी तनख्वाह दे रहा है,
इसी तरह दुकान से रिलेटेड कोई भी उसके जो खर्चे हैं वो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। अगर हम अदर रेवेन्यूज की बात करें, अदर रेवेन्यूज क्या है, यानी कि जिनका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम से नहीं है। यानी कि दुकान पे अगर मैं कुछ चीज़ें बेच रहा हूँ उसके अलावा मुझे कहीं से इनकम हासिल होगी है। वो इनकम कैसे हासिल हो सकती है? इनकम इस तरह हासिल हो सकती है कि मैंने कोई दुकान पे पड़ा कोई अपना पुराना एसेट्स, मेरे पास कोई पुराना फ्रिज पड़ा हुआ था, उसको मैंने बेच दिया, तो जो मैंने डिस्पोज किया उससे जो मुझे इनकम होगी तो वो मेरा अदर रेवेन्यू है। इसी तरह अगर मेरे बैंक में मैंने कोई सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और उस सेविंग अकाउंट से मुझे कोई इंटरेस्ट मिल गया है तो वो भी मेरी अदर इनकम कंसीडर की जाएगी। इसी तरह अगर अदर एक्सपेंसेस की बात करें, अदर एक्सपेंसेस क्या है कि मेरी एक तो डायरेक्ट मेरे कारोबार से मुताल्लिक जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मैं सैलरीज दे रहा हूँ, मैं बिजली के बिल पे कर रहा हूँ, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कोई कर्ज लिया हुआ है तो उसके ऊपर मैं कोई सूद अदा कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब पे कर रहा हूं, तो वो फिर मेरा अदर एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि ये मेरी एक्टिविटी कारोबारी एक्टिविटी नहीं है। या मैंने कोई कारोबार है उससे मुतल्लिक मेरे पास कोई एसेट पड़ा हुआ था, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो पुराना हो गया, उसको मैंने बेचा तो उसके ऊपर मुझे नुकसान हो गया, तो जो लॉस होगा वो भी मेरा अदर एक्सपेंस होगा। तो मेन जो कैटेगरीज होती हैं वो तो होती हैं 5: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। लेकिन इनको जब फर्दर आप डिवाइड करते जाएंगे तो वो एक्सपेंड होता जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपकी जो बिजनेस की नेचर है उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट होगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो उसका चार्ट ऑफ अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। मजीद अगर हम डिटेल में जाएं, अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड्स की, तो देखिए मैंने इसको मजीद थोड़ा सा अगले लेवल पे चला गया हूं कि पहले हमने उनकी मेन कैटेगरी देखी कि मेन कैटेगरीज हमारे पास क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, और उसके बाद हमारे पास रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस थे। अब इनको फर्दर अगर हम ड्रिल डाउन करें तो ड्रिल डाउन करने में देखें, अगर एसेट्स में जाएं तो एसेट्स में हमारे पास सेकंड लेवल है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में अगर हम देखें तो हमारे कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री एसेट्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, ये आपका करंट एसेट्स का ग्रुप हो गया। जनरली जो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ग्रुपिंग यूज की जाती है। नॉन करंट एसेट यानी कि जो आपके फिक्स एसेट्स हैं उसमें आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, ये सारे आपके नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट्स के अंदर फॉल करते हैं। फिर इसी तरह अदर एसेट्स की एक कैटेगरी है जिसमें आपकी गुडविल आ जाती है। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज़ में जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ इनको आप कहते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, अकाउंट्स पेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, आपके टैक्सेस हो गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गए जो आपने कस्टमर से लेकर अपने पास रखे हुए हैं। और इसी तरह फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं जिसमें आपके लोन्स हो सकते हैं, आपकी मॉर्टगेजेस हो सकती हैं, जैसे गाड़ी आपने लीज पे करवाई हुई है या आपने कोई घर अपना लीज पे लिया हुआ है, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ सकती हैं। और सबसे फाइनल आपका जो है वो ओनर्स इक्विटी यानी कि स्टेक होल्डर्स इक्विटी, जिसमें जो मालकान है बिजनेस के यानी कि बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने कितना पैसा बिजनेस के अंदर डाला, कितना पैसा बिजनेस में निकाल लिया, और जो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो आके सम हो रहा है इस हेड के अंदर आके आपके ओनर्स इक्विटी के अंदर आके सम होता है। तो ये तो ड्रिल डाउन हो गया आपके बैलेंस शीट अकाउंट्स। और इसी तरह अगर हम फर्दर ड्रिल करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि आपके इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स, तो उसमें क्या है, मेन कैटेगरी आपकी चार्ट ऑफ अकाउंट की क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज यानी कि रेवेन्यूज हो गए, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट सेल हैं, आपकी सर्विसेज हैं, या आपने किसी तरह का डिस्काउंट दिया है वो कस्टमर्स को हो जाएगा, सेल रिटर्न होगी हैं वो भी यहाँ पे आके हिट होंगी। इसी तरह अगर हम अदर रेवेन्यूज की बात करें, रेवेन्यूज एक तो हमारे ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हो गए, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज वही जो हमारे डायरेक्ट कारोबार से रिलेटेड हैं, और अदर रेवेन्यूज वो जो हमें कारोबार से हट के इनकम होना शुरू हो गई है। अब अगर हम अदर रेवेन्यूज की बात करें तो अदर रेवेन्यूज क्या है, अदर रेवेन्यूज वो तमाम रेवेन्यूज है जिनका ताल्लुक मेरे बिजनेस ऑपरेशन से नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन से हट के हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर्स खरीदे हुए और उन शेयर्स के ऊपर मुझे डिविडेंड मिला है, मुझे डिविडेंड इनकम मिली है, तो ये मेरे कारोबार से मुतालिक इनकम नहीं है, मुझे कहीं और से इनकम है, तो ये मेरी अदर इनकम है। मैंने अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट हासिल हुआ है, तो वो मेरी इंटरेस्ट इनकम है, वो मेरी डायरेक्ट बिजनेस की इनकम नहीं है, मैंने कोई चीज बेच के इनकम नहीं हासिल की, बल्कि वो मेरी पैसा पड़ा हुआ था उस पर इनकम मुझे हो गई है। मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम की है, इंश्योरेंस मुझे आ गया, तो इंश्योरेंस का ताल्लुक मेरे डायरेक्ट बिजनेस से नहीं था, वो एक मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो थी, उससे मुझे रीइंबर्समेंट हो गई है, तो इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट हो गई है। इसी तरह मैंने कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कोई अपना पुराना एसेट बेचा, इस्तेमाल शुदा मैंने कोई यूज्ड एसेट बेच दिया और उसके ऊपर मुझे इनकम हो गई है, तो फिर क्या हो गया कि वो जो मुझे इनकम हासिल हुई है वो भी मेरी अदर इनकम है। और इसी तरह एक्सचेंज गेन्स है। एक्सचेंज गेन्स क्या है कि मेरे पास कोई फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है या मैं फॉरेन करेंसी में ट्रेड करता हूँ और
एकदम से उसका रेट हाई हो गया, जैसे कि डॉलर है हमारा, वो उसका रेट चेंज हो रहा है और आज डॉलर का रेट था 155, कल डॉलर रेट हो गया 165, तो जो मुझे उस एक्सचेंज रेट को चेंज होने की वजह से जो मुझे फायदा हो रहा है एक्सचेंज गेन का, तो वो भी मेरी अदर इनकम है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें सब कैटेगरीज क्या है? उसमें सब कैटेगरीज, पहला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है कि वो तमाम तरह के एक्सपेंसेस जो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के साथ लिंक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां पे इन्वॉल्व होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वहां पे इन्वॉल्व होगी जहां पे आप किसी ना किसी तरह रिटेल के बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं, होलसेल बिजनेस के साथ मुंसलिक है, या किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ मुंसलिक है। तो जो चीज आप सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, टेक्निकली हम कहना ये चाह रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के क्या सब इंग्रेडिएंट्स हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, यानी कि जो मटेरियल आप बेच रहे हैं वो खुद आपको कितने का पड़ा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर से हैं कि आप कोई चीज बना रहे हैं, तो फिर एक तो रॉ मटेरियल आपका होगा, रॉ मटेरियल के साथ फिर उसकी लेबर है जो उसको बनाने के में इस्तेमाल हो रही है, वो कौन सी लेबर है जो उस फिनिश गुड, यानी तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो आपकी शिपिंग, फ्रेट एंड डिलीवरी चार्जेस, ये कौन से शिपिंग, फ्रेट एंड डिलीवरी चार्जेस हैं? ये वो चार्जेस हैं जो आपने जब सामान खरीदा और खरीद के अपने वेयर हाउस तक आप लेकर आए, अपनी दुकान तक लेकर आए, अब जहां से सेल करनी है या जहां पे आपने प्रोडक्शन करनी है, तो वो सामान लाने के लिए जो आपको शिपिंग, फ्रेट चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं, तो वो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आपकी जो है वो ऐड हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। और इसी तरह फिर आपको सब कॉन की पेमेंट्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते वक्त आपने इन बेसिक चीजों का बड़ा खास ध्यान रखना है। इसी तरह फिर अगर हम अगली कैटेगरी में जाए तो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है? वो तमाम तरह के एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी सेल्स के साथ है। अब क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, लॉजिस्टिक, शिपिंग, इंश्योरेंस वगैरह। अब जो ऊपर वाली देखें, अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो शिपिंग, फ्रेट, डिलीवरी वो की थी, वो वाली कॉस्ट वो थी कि जिस वक्त सामान हमारे पास स्टोर के अंदर आ रहा था। अब ये जो कॉस्ट है ये वो चीज है कि जब सामान हमारे स्टोर से जा रहा है, अगर हम ये लोड खुद बर्दाश्त कर रहे हैं और हम अपने कस्टमर को नहीं कह रहे कि वो पे करे ये सारे चार्जेस, तो फिर ये कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट के अंदर कंपनी बियर करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर। दूसरी क्या चीज है? दूसरी आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है। मार्केटिंग कॉस्ट नाम से जाहिर है, आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रिंटिंग करवा रहे हैं, प्रिंटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है। और तीसरा आपका क्या है? जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट क्या है? वो तमाम कॉस्ट जिनका ताल्लुक डायरेक्ट सेल्स से है। फॉर एग्जांपल सेल्स जो स्टाफ है, आपका डिपार्टमेंट है, उसकी सैलरीज हैं, उनके जो कमीशंस हैं, वो आपके सेलिंग कॉस्ट के अंदर आपके वो फॉल करेंगे। लास्ट जो हमारी जो ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो लास्ट कैटेगरी, वो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वो कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके कारोबार को ओवरऑल चलाने के लिए जो हमें पे करने पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, अकाउंट्स हो गया, मैनेजर्स, हमारे अकाउंट्स मैनेजर हो गए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिंग का स्टाफ हो गया, हमारा जो है वो जेनेटोरियल स्टाफ हो गया, इन सब की सैलरीज जो है वो हमने देनी है। जो नॉन सेलिंग है, जिनका सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी सैलरीज हो गई। ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का बिल्डिंग का रेंट है, यूटिलिटीज़ हैं, इस तरह के जितने एक्सपेंसेस हैं, हमारे स्टाफ की ट्रैवलिंग है, वो सब जनरल एक्सपेंसेस है। और इसी तरह का वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्ट हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ ताल्लुक है, तो लेकिन सेल्स के साथ ताल्लुक नहीं है, तो वो आपका जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर फॉल करेगा। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो हमारी अदर एक्सपेंसेस की है, जैसे कि हमारी दूसरी तरफ अदर रेवेन्यूज थे, इसमें अदर एक्सपेंसेस हैं। पहले भी आपको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था कि अदर एक्सपेंसेस वो जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे ऑपरेशंस के साथ नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैंने कोई लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर मैंने सूद पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, तो वो मेरा एक्सपेंस है, इसका डायरेक्ट मेरे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ ताल्लुक नहीं है, तो ये मेरा अदर एक्सपेंस हो गया। एक्सचेंज लॉसेस, मैंने करेंसी, फॉरेन करेंसी खरीदी हुई थी, डॉलर रेट नीचे की तरफ गिर गया, मुझे नुकसान हो गया, तो मेरा एक्सचेंज लॉस हो गया। और मेरे पास एक एसेट था जो मैंने परचेज किया था 1 लाख रुपए का, उसको मैंने यूज किया, जिस वक्त मैंने उसको बेचा था वो मुझे नुकसान में मेरा बिका, तो जो लॉस हुआ मुझे फिक्स एसेट के ऊपर, तो वो मेरा अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। तो ये जो चंद कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज हैं हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट को ड्रिल डाउन करने की, चार्ट ऑफ अकाउंट को डिजाइन करने की, कि हमें सबसे पहले तो मेन कैटेगरीज का पता होना चाहिए कि मेन कैटेगरीज क्या है, किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट के ग्रुप्स क्या है। उसके बाद हमें सब लेवल पता होना चाहिए कि सब लेवल्स के अंदर हमने कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो इस तरह कोई भी जो बिजनेस एक्टिविटी होगी वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग के अंदर इस तरीके से आप अपने प्रॉपर हेड्स के अंदर जाके उसको फिट इन करेंगे, जिससे आपकी एंड पे आके प्रॉफिट एंड लॉस और आपकी बैलेंस शीट जनरेट होगी, ट्रायल बैलेंस आपका जनरेट हो जाएगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट
अकाउंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अभी तक जो है हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक हमने समझ लिया है कि उसका मेन ग्रुप्स 5 क्या हैं, मेन ग्रुप्स के सब ग्रुप्स क्या है और देन सब ग्रुप्स के आगे सब ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो जनाब अभी तक चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जो पढ़ा है हमने वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो एक बेहतरीन टूल है किस चीज का, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की या आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको ट्रैक करने का। जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी के आपके किसी भी घर की फाउंडेशन, यानी कि आपके घर की फाउंडेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छी होगी, डिजाइन आपका, मैप आपका, नक्शा घर का जितना अच्छा होगा उतना ही मजबूत आपका घर बनेगा और उतना ही घर आपका अच्छा दिखने में लगेगा। तो बिल्कुल चार्ट ऑफ अकाउंट की भी एग्जांपल वैसे ही है कि जितना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिकल चार्ट ऑफ अकाउंट आप बनाएंगे उतनी अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप अपने सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। अब चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ जो चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये वो टिप्स हैं जो प्रैक्टिकली मैंने अपनी जो लाइफ में मैंने मुख्तलिफ जगहों पे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया। सॉफ्टवेयर जो है वो पुराने सॉफ्टवेयर को किसी को रिप्लेस करके नया सॉफ्टवेयर या एग्जिस्टिंग जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा सा अपडेट किया। तो वहां पे जो गलतियां लोगों की देखने में सामने आई तो उसकी बेसिस के ऊपर ये जो टिप्स हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। वो क्या है जी कि सबसे पहली चीज कि आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो बिल्कुल आपके बिजनेस से रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज हैं चार्ट ऑफ अकाउंट बिल्कुल उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी कंपनी का XYZ कंपनी का आपने चार्ट ऑफ अकाउंट उठाया और कॉपी पेस्ट मार लिया अपने सिस्टम के अंदर और उसके अंदर एंट्रीज करना शुरू कर दी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी चीजों के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखी हैं कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट किसी दूसरी कंपनी का इंटरनेट से उठाया, गूगल से उठा के कॉपी कर लिया, जबकि उसका उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। चार्ट ऑफ अकाउंट आपने जब भी बनाना है बिल्कुल रेलेवेंट बनाना है। रेलेवेंट का मतलब आपके कारोबार की एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड टिप जो आपके लिए है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो बिल्कुल जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब ये 3 चीजें हैं। इसमें आपका जो कारोबार है उसका चार्ट ऑफ अकाउंट कैसा होना चाहिए कि उसमें बिल्कुल एक जैसा दिखने में वो लग रहा हो। ऐसा ना हो कि आधी ग्रुपिंग किसी और तरीके से की गई है, आधी ग्रुपिंग किसी और तरीके से की गई है। एक बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपका कंसिस्टेंट जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो चल रहा हो। जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए, सही अच्छे तरीके से तरतीब दिया हुआ, देखने में भी वो अच्छा लगे। डिटेल्ड क्या है कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से तरतीब दी गई हो, प्रॉपर हेड्स डिफाइन किए गए हों कि आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें जो चीज इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपने बस जो चीज आ रही है उसको आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में ठोंसते जा रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना। क्योंकि जितना अच्छा आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, जितना कंसिस्टेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, डिटेल्ड होगा, उतना आपको डिसीजन मेकिंग में फायदा देगा। इसी तरह जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें आपने एक रूल जो है वो जरूर इस्टेब्लिश करना है कि आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को चलाना कैसे है, उसकी कोडिंग कैसे लेके जानी है, उसकी अकाउंट नंबरिंग कैसे लेके जानी है, उसकी अकाउंट ग्रुपिंग कैसे करनी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि जिस वक्त हम चार्ट ऑफ अकाउंट का रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट की ग्रुपिंग किसी जगह कुछ और हुई है, किसी जगह अकाउंट नंबर कहीं और जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि अकाउंट की तरतीब क्या आ रही है। जो अकाउंट का सीक्वेंस होना चाहिए था अकाउंट का सीक्वेंस नहीं है, ग्रुपिंग जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही। किसी जगह जो है वो कैपिटल लेटर्स में सब कुछ लिखा हुआ है, किसी जगह लोअर लेटर में लिखा हुआ है, किसी जगह टाइटल वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो बड़ा अजीब सा चार्ट ऑफ अकाउंट बना होता है। तो उससे आपकी बिल्कुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो खूबसूरती होती है वो सारी तबाह हो जाती है। तो आपको हमेशा पहले एक डिजाइन सेट करना है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो सबसे लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी बिजनेस यानी कि आपके कारोबार में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ रही होती हैं, आपके कारोबार की एक्टिविटीज तब्दील हो रही होती हैं, कुछ हेड्स नए ऐड हो रहे होते हैं, कुछ हेड्स आउट हो रहे होते हैं। बिजनेसमैन जो होता है वो कुछ ना कुछ नई चीज सोच रहा होता है। तो आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उस हिसाब से बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। जैसे ही कोई नया वेंचर ओपन हो रहा है, कोई नई एक्टिविटी ओपन हो रही है तो आपको फौरन अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को उस हिसाब से अपडेट करना है और बिल्कुल मोस्ट रेलेवेंट होके आपने नया अकाउंट ओपन करना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो फाइनेंशियल इनसाइट है, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे, अपने साथ उसको बड़े अच्छे तरीके से आप चला सकेंगे। और आपके जो बिजनेस ओनर्स हैं या आप खुद बिजनेस ओनर हैं तो आप एक अच्छी रिपोर्टिंग के साथ अच्छा बिजनेस जो है वो डिसीजन भी ले सकेंगे। तो जनाब ये था हमारा जो टॉपिक, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था चार्ट ऑफ अकाउंट का, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो किसी भी
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। यानी कि आप दुनिया में कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में समझना पड़ेगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट जब तक आपका अच्छा नहीं होगा आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम अकाउंटिंग स्किल्स से रिलेटेड आए रोज नई वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर रहे होते हैं। चैनल पे जो है ये वीडियो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा हौसला अफजा हैं। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जहां रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।